आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कटघोरा वन मंडल में लगातार हाथियों के उत्पात व जनहानि के मद्देनजर सरगुजा से पहुंचे हाथी विशेषज्ञ प्रभात दुबे की टीम वन कर्मियों को ट्रेनिंग देकर हाथियों को जंगल में रोके रखने के उपाय बता रहे हैं। साथ ही हाथी प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीणों के जानमाल के नुकसान को रोकने की चुनौतियों का सामना किस तरह से किया जाए, इसको लेकर वन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कटघोरा वन मंडल अंतर्गत डीएफओ कुमार निशांत के मार्गदर्शन में कटघोरा वन मंडल के केंदई, ऐतमानगर, पसान, जटका में वर्तमान में हाथी विचरण एवं समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कटघोरा वन मंडल कार्यालय में 1 दिवसीय गजराज हाथी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभात दुबे हाथी एक्सपर्ट सरगुजा के द्वारा कटघोरा वन मंडल में हाथी संघर्ष को समझना और प्रबंधन पर आधारित प्रशिक्षण में हाथी के प्रकार, छत्तीसगढ़ में हाथी की वर्तमान स्थिति, संख्या, भोजन, हाथियों की पहचान, उनका जीवित काल के संबंध में प्रेजेंटेशन पर आधारित प्रशिक्षण देकर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कटघोरा वन मंडल के डीएफओ, एसडीओ, समस्त रेंज के रेंजर, डिप्यूटी रेंजर व वन कर्मचारी अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कटघोरा वन मंडल अंतर्गत जो है हाथों मानव धन को कम करने के लिए हम लोगों के द्वारा यह प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें सरगुजा से एक बिल्कुल एक्सपर्ट जिनको पूर्व में बहुत वर्षों का अनुभव है, वो हमारे समक्ष आए हुए हैं। प्रभात दुबे जी, उनको हाथी मानव द्वंद क्षेत्र में कार्य करने का बहुत अनुभव है, जो अनेक राज्यों में जाकर पहले भी प्रशिक्षण दिए हैं। वो आए हैं। इस कार्यशाला और प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे स्टाफ जो डेली फील्ड में कार्य कर रहे हैं हाथी मानव द्वंद को कम करने के लिए, वो दूसरे राज्यों में क्या क्या नए नवाचार किए जा रहे हैं वो जान सके, साथ ही किस प्रकार से ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करें ये भी समझ सकें, और लोगों को क्राउड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हाथी के व्यवहार क्या होते हैं, इनको जान सकें। जी, ये तो है ही, हाथी की चहलकदमी कुछ बढ़ी है देखा जाए। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी धान का फसल जो है एवं अन्य फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में चारों तरफ जंगल के आसपास के क्षेत्रों में, गाँव में भी लगा हुआ है, जिसको देख के वन्यजीव आकर्षित होते हैं, विशेष करके हाथी आकर्षित होता है। तो जैसे जैसे हाथी गांव की तरफ बढ़ते हैं तो हाथी मानव द्वंद की संभावना बढ़ती है, और हमारे स्टाफ जो हैं उनको यह, और जो गांव वाले जो हैं उनको भी यह बताने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम हाथी मानव द्वंद को कम कर सके, ताकि लोगों का जन घायल और जनहानि के प्रकरण कम हो सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। भारत के इतिहास में महान इंजीनियर के तौर पर याद किए जाने वाले मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर कोरबा में भी राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया गया। इस दौरान सीएसबी चौक पर विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। उनके योगदान पर अभियंताओं ने चर्चा कर बताया कि आधुनिक भारत को मूर्त रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कोरबा जिले में लगभग दर्जन भर पावर प्लांट संचालित हैं। इसमें राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के पावर प्लांट भी शामिल हैं। अभियंता दिवस पर डीएसपीएम कोरबा पूर्व और पश्चिम पावर प्लांट में कार्यरत अभियंता एकत्र हुए। सीएसबी चौक पर सभी ने मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। समूचे देश में 15 सितंबर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की 163वीं जन्मदिन पर अभियंता दिवस के रूप में पूरा भारत 1968 से मनाता आ रहा है। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष की भांति कोरबा में छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन एवं आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ अप्पू गार्डन के पास सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया द्वार में उनकी मूर्ति पर जिले के सभी उप अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता, जिसमें लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर निगम, हाई कोर्ट, पीएचई, समस्त विभागों के लोग पीएमएसवाई के इंजीनियर्स यहाँ आए हुए थे। और संयुक्त रूप से सभी ने उनको माल्यार्पण किया और आज मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की जन्म जयंती पे सभी ने उनसे प्रेरणा ली कि हम कोई भी निर्माण कार्य करने के
पूर्व विचार करें, मनन करें, फिर एक अच्छी योजना बनाएं और अनुशासित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 28 सितंबर को ईद ए मिलाद उन नबी अनंत चतुर्दशी भगत सिंह जयंती को शांतिपूर्वक मनाए जाने हेतु आवश्यक चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में हमेशा की तरह सभी पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण मनाया जाए। किसी के धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने और समाज को भड़काने वाले कार्य न किए जाए। जिले की शांति व्यवस्था और सद्भावनापूर्ण माहौल को खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। शांति समिति की बैठक में गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर समितियों को निर्देशित किया गया है कि विसर्जन से पूर्व वे नियमानुसार सूचना और अनुमति अपने क्षेत्र के एसडीएम से लेवे। इस दौरान विसर्जन रूट और स्थल की जानकारी भी दें। प्रतिमा की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा न हो ताकि जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया कि आवागमन वाले सड़कों पर पंडाल न लगाए जाए। मुख्य मार्ग में बैनर पोस्टर लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कार्यक्रम या पंडाल के लिए विद्युत कनेक्शन भी नियमानुसार प्राप्त करे। विद्युत तार के संपर्क में कोई न आ सके, इसके लिए भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम स्थल पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित न हो, इसका भी समुचित ध्यान रखा जाए। देखिए, आज की जो शांति समिति की बैठक है उसमें मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी के आयोजन, गणेश विसर्जन, मिलाद उन नबी, भगत सिंह जी की जयंती, इन त्योहारों को लेकर आज का आयोजन किया गया था। तो मुख्य रूप से कितने पंडाल कहाँ कहाँ लगते हैं और विसर्जन कहाँ होता है, और जो आयोजन समितियां हैं उनके शासन से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या व्यवस्था चाहते हैं, और इसी तरह से मिलादुन नबी में कहाँ कहाँ जुलूस निकलता है, उनकी इस प्रशासन से क्या अपेक्षाएं, क्या तैयारियां चाहते हैं, और सभी मुद्दों पर बात हुई और उनके द्वारा जो भी मांग की गई है उसको संबंधित विभागों को बता दिया गया है उन पॉइंट्स पर तैयारी करने के लिए। और इस मीटिंग से स्पष्ट है कि हम इन सभी त्योहारों का शांतिपूर्ण आयोजन कराने के लिए मतलब हमारी तैयारी अच्छी है। आज कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक थी। इसमें गणेश पूजनोत्सव और मिलादुन्नबी विशेष रूप से इन दो पर्वों को लेकर के था। तो उसमें सभी लोगों को ये सभी का सुझाव आया, जिसमें गणेश पूजन उत्सव सभी अपने अपने पंडालों में करेंगे तो वहाँ पर शासन प्रशासन से, निगम से यह व्यवस्था चाही गई है, अपेक्षा की गई है समाज की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, कि वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था हो और विसर्जन के समय के लिए विशेष रूप से एक जगह जहाँ भी सुनिश्चित होता है, जो भी जगह सुनिश्चित हो, वहाँ पर गोताखोर रहें, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी व्यवस्था रहे। मिलादुन्नबी में भी बातें हुई हैं, समाज के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों ने, तो उन लोगों ने भी अपनी बात रखी। उसमें अंत में प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि इनके द्वारा 2 जुलूस निकाले जाएंगे और उसका समय 8:30 से 12 बजे तक का रहेगा। तो इस प्रकार से फिर वो दोनों लोग मिल करके प्रशासन से तय करेंगे कि कौन कौन 2 दल रहेगा और किस प्रकार से उनका निकलेगा। तो इस प्रकार से बड़ा प्रेमपूर्वक, शांतिपूर्वक यह बैठक संपन्न हुई और जिले में एक अच्छा वातावरण, प्रेमपूर्ण वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे, यह हम सभी लोगों की आकांक्षा है। इसी भावना के साथ उपस्थित हुए थे और अच्छी बैठक संपन्न। आज जो है शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी अच्छी बातें तय की गई। एक गणेश जो स्थापना किया जा रहा है और गणेश विसर्जन किया जा रहा है, जो विसर्जन में हमारे भाई लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, जो नुकसान होता है, उसको किस तरह से रोका जाए, कोई दुर्घटना न घटे, इस पर खुल के चर्चा हुई और प्रशासन ने इस बात का आश्वस्त किया है कि हम पूरी व्यवस्था देंगे जिससे किसी तरह का जनहानि न होने पाए। और ईद मिलादुन्नबी जो 28 तारीख को संभवतः अगर चांद दिखता तो मनाया जाएगा और उसकी भी तैयारी पूरी तरह शहर में चल रही है। और उसमें भी ये तय किया गया कि जुलूस 8:30 बजे निकलेगा और 12:30 बजे तक
जुलूस समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे भाई जो गणेश विसर्जन करेंगे सेकंड टाइम, उनके लिए विसर्जन के लिए पूर्ण समय मिले, जिससे कि समाज में भाईचारगी बनी रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। देश में त्योहार के सीजन शुरू हो चुके हैं। कोरबा के बाजारों में भी खरीदारी में चहल पहल दिख रही है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, 18 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत एवं 19 सितंबर को विघ्नहर्ता गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाना है, जिसके लिए बाजारों में सजावट के सामान सहित भगवान गणेश की अनेकों प्रकार की मूर्तियां भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मूर्तिकारों को इस वर्ष अच्छे व्यवसाय की उम्मीद है। इस बार गणपति जी में बहुत सारे नए वैरायटी आए हैं, जिसमें झूले वाले अभी आए हैं एकदम नए, और बड़े लाल बाग के राजा आर्च वाले, कुर्सी आर्च वाले, कछुआ आर्च वाले। ये सब कहाँ से मंगाते हो आप लोग? ये सर ये पूरा महाराष्ट्र से हम डायरेक्ट मंगाते हैं। पूरे कोरबा में मेरे अलावा और कोई भी नहीं मंगाता है। ये हैंडमेड मूर्ति रहती है, जिसे घर में हम विसर्जन करा जा सकता है। इसमें कोई कुंदन जरी वर्क का कार्य नहीं रहता है। इस बार मार्केट में तो किस तरह का मांग चल रहा है? मार्केट में सर हम अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उसे हम जब विसर्जन करते हैं, उसमें जरी वर्क वाले कोई भी आइटम नहीं विसर्जन किए होते हैं, जिसके कारण ये आइटम सबसे अच्छे होते हैं। कितने फीट के द्वार गणेश हैं आपके पास? मेरे पास सर 3 फीट तक है, 1 फीट से 3 फीट तक। झालर को देखा जाए विश्वकर्मा भी है, फिर एक दिन पहले अभी सर विश्वकर्मा और गणेश लगातार है, और विश्वकर्मा जी का और गणेश जी का एक साथ होने के कारण दोनों में ही उत्साह बढ़ा हुआ है। लोगों में ज़्यादा उत्साह है, रौनक भी है। झालर को लेके इस बार नया देखे तो क्या है? इस बार नए में बहुत सारे झालर आए हैं, फ्लावर झालर, जरी झालर, न्यू आइटम पूरे आए हैं, जो कि बहुत सुंदर और एट्रैक्टिव होते हैं। पिछले साल की अगर इस बार तुलना बात करें तो रेट घटा हुआ है तो बढ़ा हुआ है? सर क्या है, हर साल रेट बढ़े जा रहा है। पेट्रोल डीजल के कारण, जीएसटी के कारण हर साल रेट बढ़ के ही होते हैं। 10% से 20% बढ़ के ही है। तो जो कस्टमर आते हैं लेने के लिए, खरीदारी करने के लिए, उनको क्या समझाया जाता है? जो खरीदते नहीं, उन्हें बताया जाता है कि सर ट्रांसपोर्टिंग में बहुत मूर्ति खंडित होती है, और ट्रांसपोर्टिंग भी बहुत महंगी हो चुकी है, और लाने में बहुत सारी दिक्कत होती है। गणेश चतुर्थी के लिए 17 तारीख को तो विश्वकर्मा पूजा है, और विश्वकर्मा जयंती के बाद 18 तारीख को हरतालिका तीज का व्रत है, जिसमें सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए व्रत करती हैं, भगवान शिव का पूजन करती हैं। और उसके बाद गणेश चतुर्थी का व्रत आता है। तो गणेश चतुर्थी का प्रारंभ अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय दे दिया है, परंतु देव पंचांग के अनुसार सोमवार को 12:39 के बाद चतुर्थी प्रारंभ हो रही है। इसलिए मंगलवार 19 तारीख को ही गणेश चतुर्थी माना जाएगा, और उसी दिन गणेश स्थापना की जाएगी। तब से लेकर अनंत चतुर्दशी पर्यंत भगवान गणेश का पूजन यजन होगा, और अनंत चतुर्दशी के बाद हवन आदि कार्य करके और भगवान गणेश को पुनः यहाँ से विदा करेंगे, उनका विसर्जन करेंगे। यही गणेश पूजन का कार्यक्रम रहता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है।
कोरबा विधानसभा से इस बार पार्टी ने विशाल केलकर पर भरोसा जताया है। प्रेस वार्ता में विशाल केलकर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जनता अपनी पीढ़ी सुधारने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिला रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी और भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी भी आम आदमी पार्टी दे रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 10 लाख बेरोजगारों की सरकारी नौकरी में भर्ती की जाएगी। बेरोजगारों को प्रतिमाह 3000 सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरह 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 सम्मान राशि दी जाएगी। बुजुर्गों को तीर्थ स्थल की मुफ्त यात्रा सरकार कराएगी। शहीदों को सम्मान राशि 1 करोड़ दी जाएगी। सभी विभागों के संविदा, प्लेसमेंट टेका व अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में पूरे 90 सीटों पर दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाह रही है और इसकी प्रथम कड़ी में उन्होंने 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, जिसमें से एक मेरा यानी विशाल केलकर का नाम भी है, जिसे कोरबा से ये जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। इसकी सूचना के संबंध में ये प्रेस वार्ता आयोजित थी। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा प्रथम एजेंडा है। इन दोनों चीज़ों में छत्तीसगढ़ काफ़ी पिछड़ा हुआ है। पिछले 23 वर्षों में कांग्रेस और भाजपा की जो सरकारें आई हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ को सिर्फ लूटने का काम किया है और कुछ नहीं किया। तो हम छत्तीसगढ़ में पंजाब और दिल्ली की तरह एक ईमानदार सरकार लाने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता दिल्ली और पंजाब के हमारे कामों को देख करके छत्तीसगढ़ में भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। शहर के राहगीरों का चलना दूभर हो रहा है। यातायात का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। मुख्य बाजार में बिना रोक टोक निकलने वाले दोपहिया वाहनों से व्यस्तता और भी बिगड़ रही है। सकरे मार्गों पर दुकानों के आगे खड़े रहने वाले वाहनों से समस्या और भी बढ़ गई है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्ती नहीं बरतने के चलते आए दिन बाजार में जाम की स्थिति बन जाती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। मुख्य बाजारों में दुकानों के आगे खड़े रहते हैं दोपहिया वाहन। शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल ही सख्त नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते बढ़ते यातायात दबाव को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। बाजार में दिन भर भीड़ भाड़ रहती है और राहगीरों का चलना मुश्किल हो रहा है। शहर में नगर निगम द्वारा पार्किंग स्थल तय नहीं किए जाने से वाहन चालक मनमर्जी के मुताबिक कहीं भी वाहनों को पार्क कर देते हैं, जिसके चलते अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। आज कोरबा का जो यह रूप है, दिन प्रतिदिन जो हमारे यहाँ कोरबा में जो जनता गाड़ियों का रूप बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ यातायात व्यवस्था बहुत ही जीरो नगण्य है। जितना आज के डेट में जिस भी चौक चौराहे में देख लीजिए, यातायात पुलिस कहाँ पे रहती है दिखाई भी नहीं देता उनका। उनकी ड्यूटी करते हैं, उनको हमको समझ ही नहीं आता है यहाँ पर खड़ी है या अपनी ड्यूटी कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। आज कहीं भी जाने के लिए एक समय में हमको 2 मिनट लगता था, आज उसी समय पहुंचने में आज 20 मिनट का समय लग रहा है। यातायात व्यवस्था वहाँ पर रहना चाहिए, पुलिस की व्यवस्था, क्योंकि आए दिन तो जाम का स्थिति लगा ही रहता है, या फाटक खुला हो या बंद हो। ये हम मांग भी करते हैं पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से भी कि वहाँ पर तत्काल यातायात पुलिस का व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि आम नागरिक को आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जाम की स्थिति बना हुआ रहता है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ दुर्घटना भी हो सकता है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि वहाँ पर यातायात पुलिस की व्यवस्था करना चाहिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।